नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि व्यक्ति विशेष में हम विभिन्न क्षेत्र की हस्तियां जो हैं उनको शामिल करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, खेल। आज हमारे साथ देश की जानी-मानी हस्ती डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी हैं, जो पिछले 12 वर्षों से आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत है। नमस्कार। वार्ष्णेय साहब, ये बताएं कि आप बाल्यावस्था में ही संघ से जुड़ गए थे और आपने पीएचडी करने के बाद संघ की राह अपनाई, तो क्या वजह रही होगी? क्योंकि उस समय तो बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे। पढ़ाई करते समय कुछ अलग करना, नौकरी करना, व्यवसाय करना, ये तो सभी करते। तो कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। सौभाग्य से बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क आ गया 1965 से ही, बाल्यकाल से। तो जिसके कारण से खेल कूद के साथ साथ देशभक्ति, विचार, यह भी ध्यान में आया। और एक बड़ा तंत्र है, बहुत सारे लोग हमसे आगे हैं, हमारे जैसे हैं। तो ध्यान में आया कि अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ समय देश और समाज के कार्य के लिए लगाना चाहिए। और प्रारंभ में यही विचार था कि कुछ समय ही इस कार्य में रहेंगे। अच्छा, ऐसी कोई घटना या दुर्घटना जिसने आपको प्रभावित किया हो संघ की ओर आने के लिए? संघ के तंत्र में घटनाएं कम प्रभावित करती हैं, संपर्क अधिक प्रभावित करते हैं, स्नेह प्रेम अधिक प्रभावित करते हैं। और दूसरा, अगर व्यक्ति विचारवान है तो दूर तक कोई कठिनाई तो नहीं है। कौन कौन से समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं, हम कैसे रास्ता निकालेंगे। फिर अलग अलग स्तरों पर संपर्क के माध्यम से अपने जैसे लोग दिखलाई पड़ते हैं, उनसे वार्ता होती है। वे स्वयं भी एकेडमिकली बहुत साउंड हैं। डॉक्टर अशोक सिंघल जी, हमारे श्रीमान अशोक सिंघल जी इंजीनियर थे, मनी रज्जू भैया प्रोफेसर थे। अब ऐसे सब लोगों को देख करके हर व्यक्ति प्रभावित होता है कि जब ये लोग पूरा जीवन दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो हम तो उनके बहुत पीछे हैं। तो क्यों ना हमको भी ऐसे आगे जाना चाहिए। क्या लगता है कि जब, क्योंकि आपने पीएचडी की हुई है बायोकेमिस्ट्री पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और बड़ा सम्मानीय माना जाता था, उस समय आपके लिए रास्ते वैज्ञानिक के रूप में भी थे, आप प्रोफेसर भी बन सकते थे। वैसे में क्योंकि संघ का कार्य करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, क्योंकि समाज भी उतना, आज जिस स्वीकार्यता जो है संघ की हो रही है उतनी स्वीकारोक्ति भी नहीं हुआ करती थी। तो आरंभिक समय में आपको दिक्कत भी गई होगी? दिक्कत तो अवश्य रहती है, हर क्षेत्र में रहती है। लेकिन अगर कार्य करने का अनुभव है और आपने कठिनाई में कार्य किया है प्रत्यक्ष, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक पहलू और था कि हमको पूर्ण सक्षम बनना है। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत कम विद्यार्थी लेते थे, थी भी नहीं। जब 1977 में हमने एमएससी में ली, उस समय मात्र 3 ही जगह थी बायोकेमिस्ट्री। और ये भी ध्यान में है, केवल एमएससी से काम नहीं चलेगा, पीएचडी भी रहने से ही स्तर बनता है। और मेरे पास नौकरी थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था ऑलरेडी, लेकिन तो भी 10 साल तक अध्ययन किया था। इमरजेंसी के बीच में 1976 से लेकर जब ये विचार मन में आया कि समय देना है, 86 तक अध्ययन किया कि हमको क्या क्या करना चाहिए। और संघ की जो रचना व्यवस्था है जिसमें विस्तारक बन के जाते हैं, तो प्रत्यक्ष कुछ समय के लिए बाहर जाना, प्रत्यक्ष परिवारों में भोजन करने जाना, शाखा लगाना, लोगों को कन्विंस करना, इसका एक तरह का प्रशिक्षण है ये भी। अशोक जी, चूँकि आप संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया हुआ है और संघ को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते भी रहे हैं, तो ये बताएं कि संघ की हायरार्की क्या है और संघ का कार्य करने की पद्धति क्या होती है? और अभी यानी कितने प्रचारक आप जैसे कार्य कर रहे होंगे और नए कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि अभी आप बैठक निपटा करके ही आए हैं, आपकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई है, तो सारी जानकारी होगी और अब 100 वर्ष पूर्ण भी करने जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं,
तो संघ में एक विधिवत सिस्टम निर्माण हुआ है, और इसको हम अगर एक वाक्य में कहें तो टीम वर्क का अभ्यास किया है। हर स्तर पर टीम वर्क का अभ्यास। आप शाखा स्तर पर है तो भी एक टोली है, जिला स्तर पर है, प्रांत स्तर पर है वो भी एक टोली है, अखिल भारतीय स्तर पर तो भी एक टोली है। तो समूह में काम करने का अभ्यास, समूह में निर्णय लेना, तो इसके कारण से गलतियां कम होती हैं और आगे का रास्ता खुलता रहता है। तो संघ की यही विशेषता है जो बराबर 100 वर्षों से चली आई, और व्यक्ति निरपेक्ष होकर के निर्णय लेना, कार्य की आवश्यकता का, उसके व्यक्ति का परफॉर्मेंस, उसकी विशेषताएं, इन सबको ध्यान में रखकर निर्णय होने के कारण से नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। कुछ सीनियर लोग दायित्व मुक्त होकर के अलग अलग स्थानों पर केंद्रित हैं वे, क्योंकि अभी उनकी आयु अधिक हो गई, लेकिन कहीं कार्यालय में है सम्मान पूर्वक। तो इसलिए पूरे देश में लगभग 3000-3500 प्रचारकों की संख्या इतनी ही रहती है। हर बार कुछ निकलते भी हैं, कुछ वापस भी जाते हैं। तो ये जो हमने देखा कि 100 साल तक किसी संगठन का जीवित रहना और व्यापकता पे कार्य करना, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जो बड़े बड़े संगठन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते गए, विघटन होता गया। क्या इस प्रकार की कोई स्थिति संघ के साथ भी निर्मित हुई? आप इसको ऐसा देखिए कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, और 1925 में ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी नेगेटिव विचारधारा के साथ चली, आंदोलन और प्रदर्शन, धरना, यही सारी चीजें करते रहे वो। तो 100 वर्ष में अभी उनकी स्थिति कैसी है? तो कभी वो थे, लेकिन अभी तो ना के बराबर दिखाई देते हैं। संघ ने सकारात्मक रुख रखा, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रखा, प्रसिद्धि परांगमुखता रखी शुरू में। परिणाम संगठनात्मक तंत्र, कार्यकर्ता का निर्माण और एक विचारधारा, यह प्रभावित हो गई। और प्रारंभ से इस बात को सामने रखा कि जिसको हम गीतों में कहते हैं, 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। संघ का एक तंत्र है, मूल तंत्र है, जहाँ व्यक्ति निर्माण है, राष्ट्रीय दृष्टि है, संगठन तंत्र का प्रशिक्षण है। वहीं उस प्रशिक्षण में से कुछ ऐसे विचार जिनको सीखकर अलग अलग दिशाओं में कार्यकर्ता जाते हैं और वहाँ पर वे काम करते हैं। क्या लगता है कि जो व्यक्ति की जगह संगठन को जो महत्व दिया, तो वही वजह रही है कि 100 साल तक संघ? वही कारण है, यही कारण है कि हमने संगठन तंत्र को महत्व दिया, विचार को महत्व दिया। उसका परिणाम है कि व्यक्ति गौण है, कार्यक्रम निर्धारित हुआ, टीमें निर्धारित किया, व्यक्ति नहीं भी है तो कार्यक्रम चल रहा है बराबर। संघ पे एक आरोप बहुत लगता है कि संघ जो है एक वर्ग विशेष के लिए काम करता है, उसको लेकर के कार्य करता है। नहीं, ऐसा ध्यान में नहीं आता। समाज के सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के समूह संगठन तंत्र में जुड़ते हैं। पूरे देश में कहीं भी जाइए तो हर प्रांत में यही स्थिति दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है कि कोई एक वर्ग नहीं है और संघ चल रहा है, नहीं है, बराबर सब जगह सब समूह हैं और सबकी बराबर की सहभागिता है। बल्कि मैं ये बात और कहूँगा कि इन 100 वर्षों में लोकल स्तर पर जो व्यक्ति जुड़े थे बचपन में, वे इस तंत्र में बढ़ते बढ़ते आज अखिल भारतीय स्तर पर आ गए, अखिल भारतीय कार्यकारिणी में हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। वे लोकल अलग अलग स्थानों के होंगे, लेकिन अभी वो आ गए नीचे से, और नीचे से परंपरा चालू है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर ये कहा कि कुछ 5 संकल्प लेके आप लोग काम करें, तो 5 संकल्प हैं क्या वो? नहीं, 5 संकल्प नहीं है। उनको ऐसे देखना चाहिए कि हम जो समाज में काम करते हैं उनको हमको किस रूप में दिखाई पड़ना चाहिए। तो उनको नाम दिया पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन में एक है स्वदेशी भाव। तो स्वदेशी भाव केवल स्वदेशी वस्तु का उपयोग नहीं है, हमारी मनस्थिति, हमारा कार्य, हमारा बोलना, हमारी भाषा, हमारे हस्ताक्षर, ये सारी चीजें भी स्वदेशी भाव में आती हैं। वैसे ही दूसरा है कुटुंब प्रबोधन।
कि हमारा पारिवारिक जीवन कैसा रहना चाहिए। परंपरा से जो मिली आई हुई चीज़ें हैं वे हमारी आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, तो उनको आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे परिवार में ढालेंगे, यह एक दूसरा पहलू है। तीसरा है पर्यावरण। पर्यावरण की चिंता सभी को होनी चाहिए, बिना पर्यावरण के कोई जीवित नहीं रह सकता, और इसलिए इसको पुष्पित पल्लवित करना ये सभी का काम है, और अधिक दृष्टि इसकी अधिक इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, यह एक पहलू है। चौथा, नागरिक कर्तव्य। हम काम करते, टीम में करते, तो उसका एक सिस्टम होता है, तो वैसे ही पूरा देश ये एक सिस्टम के अंतर्गत है, उसके एक नियम कानून है। अगर हम नियम कानून का हम पालन नहीं करेंगे, दूसरा कैसे करेगा? तो हमको भी करना चाहिए, दूसरे को भी मोटिवेट करना चाहिए। कोई गलत करता है तो प्रयास करें कि वो ठीक करे। पांचवा है जो इन सबका परिणाम है, वो है सामाजिक समरसता, कि सब एक साथ मिलजुल कर सहज रीति में काम करें, सहज स्वाभाविक सबके संबंध रहें, और इसलिए यह जो पंच परिवर्तन है इनका प्रभाव समाज में दिखलाई पड़े, इसके लिए यह एक 5 बिंदु निर्धारित हुए। हो तो काम पहले भी रहा है, लेकिन एक आग्रह पूर्वक इन विषयों में काम हो, इसके लिए ये पंच परिवर्तन है। संघ जो है 100वें वर्ष में 5 संकल्पों को लेकर कार्य कर रहा है। क्या लगता है कि इसका समाज में कितना असर पड़ने वाला है? नहीं, इसका असर तो पहले से भी है। इतना ही है कि जब इस पर हम आग्रह पूर्वक कार्य कर रहे हैं, करेंगे, तो यह जो प्रभाव है ये और सरफेस पर दिखलाई पड़ेगा। समाज में इसके लिए कुछ काम होता हुआ दिखलाई पड़ेगा, तो सबको लगेगा कि हाँ कुछ है, स्वदेशी का भाव है, पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है। तो जैसे हम स्वयंसेवक से अपेक्षा करते हैं, वैसे समाज के अपने जो लोग हैं उनसे भी अपेक्षा करते हैं। और इतना ही नहीं, संघ विचार की प्रेरणा से जो अन्य सारे संगठन चल रहे हैं वे भी इसी विचार के साथ में है, तो वो भी ये सारी चीजें तो कॉमन उनके लिए भी है, वो भी उतना ही पालन करने वाले। बस साहब, एक प्रश्न और अभी दत्ता जी से भी प्रतिनिधि सभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, वो ये था कि संघ को जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल है भाजपा का, इसको किस ढंग से देखते हैं आप? नहीं, संघ कभी भी किसी भी संगठन के नियमित कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। सभी संगठन स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, और इसलिए चाहे मैं आरोग्य भारती में हूँ तो मजदूर संघ है तो भाजपा है, तो सभी संगठन अपना अपना निर्णय तो अपना अपना काम करते हैं, संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आपने जनजातीय क्षेत्र में कार्य किया, और वो भी ऐसा बहुत बीहड़ था जहाँ दूरस्थ अंचल हुआ करता था, जहाँ पहुँच नहीं होती थी। झारखंड जैसे प्रांत में आपने 10 वर्ष व्यतीत किए, और क्या लगता है कि जो संघ के कार्य हैं उसका कितना प्रभाव पड़ा होगा समाज में, जो बदलाव आज देखने को मिल रहा है? जहां भी काम करना है वहां सकारात्मक दृष्टि रख के काम करना चाहिए, और कार्य की पद्धति है कि वहां के प्लस माइनस पॉइंट्स ध्यान रखना। हर स्थान के कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं झारखंड में था, तो वह सहज सरल जीवन है लोगों का। बाहर से आने वाला व्यक्ति कोई भी अनुमान लगा सकता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो इसलिए वहाँ काम करना आसान है। हाँ, सुविधाएं कम हो सकती हैं, साधन कम हो सकते हैं, आवागमन कठिन हो सकता है, व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन परिश्रम का परिणाम मिलता है। बस एक ही बात ध्यान रखने की है कि जो हमारी कार्य पद्धति में सकारात्मक काम करना। तो क्या राजनीतिक बाधाएं भी आती रही होंगी कार्यों में आपके? नहीं, ऐसी कभी राजनीतिक बाधाएं नहीं आई। मैं 10 वर्ष तक था तो सभी राजनीतिक तंत्र के लोगों से मेरे बराबर के संबंध थे, और आज छोड़े हुए ही मुझे 18 वर्ष हो गए तो भी बराबर के संबंध है। तो ऐसा नहीं है कि अन्य राजनीतिक तंत्र के नेताओं से संपर्क नहीं है, वे कारण नहीं आते, मिलते नहीं थे। संघ के प्रति उनका भी अच्छा भाव है। अशोक जी, अभी वर्तमान में आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय प्रमुख हैं और सन 2012 से ये दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो आरोग्य भारती समाज को कितना बदल पाया, और जो परंपरागत स्वास्थ्य व्यवस्था थी आज क्या उसकी ओर झुकाव देखने को मिल रहा है?
हर विषय के कुछ चरण होते हैं और क्रमिक विकास के भी चरण होते हैं। एक और चीज ध्यान में आती होगी, जैसे हम फैशन बोलते हैं ना, कि जो प्रचलित परंपरा है उससे थोड़ा सा अलग हट करके करना तो नयापन आता है। लेकिन वो नयापन आते आते कुछ समय के बाद सर्किल वहीं पहुंच जाता है, जिसको कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वैसा ही यह कार्य भी है। तो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी परंपराएं और विशेषकर स्वास्थ्य की परंपराएं धीमे धीमे बदलते बदलते अभी पुनः वहीं आ गई हैं कि ऑर्गेनिक खेती से हम चलते थे, केमिकल फर्टिलाइजर पर आए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग किया, और अभी फिर जब ध्यान में आ रहा है कि जो अन्न पैदा हो रहा है वो भी दूषित हो रहा है, तो फिर ऑर्गेनिक खाद पर आ गए। वहीं ऑर्गेनिक से चले थे, फिर ऑर्गेनिक पे आ गए। कपड़ा है, अभी आप कॉटन बहुत पसंद करते, पहले तो कॉटन नहीं होता था हमारे यहाँ, खादी होती थी। बाद में टेरिलिन आई, फिर टेरिकॉट आया, फिर पॉलिस्टर आ गई, फिर और अलग अलग प्रकार के, अभी लिनिन आ गया, लेकिन अभी फिर कॉटन आ गया। क्यों आ गया? ये विकास का क्रम है। वैसे ही स्वास्थ्य की परंपराएं धीमे धीमे कुछ कुछ नई चीजें जुड़ेंगी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर लौट कर वहीं जाएंगे। जैसे प्रारंभ में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अधिक थे, ट्रीटमेंट कम था, अभी कालांतर में बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ट्रीटमेंट ही सब कुछ हो गया, प्रिवेंटिव छूट गया। लेकिन कोरोना ने याद दिला दिया कि अब ट्रीटमेंट नहीं आवश्यक नहीं है, प्रिवेंटिव जरूरी है। और इसीलिए आज सब प्रकार के चिकित्सक उस प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर सोचते, जो हमारे सनातन संस्कृति का भाग है। और इसलिए सनातन संस्कृति से चली आई हुई स्वास्थ्य की परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले भी थी। आपके प्रयासों से वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात हुई, और आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति भी मौजूद थे। तो क्या लगता है कि जब वो सन 2021 या 22 की बात थी, तो क्या लग रहा है उसका कितना इफेक्ट पड़ा, और वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम के प्रयास पे क्या देश आगे बढ़ रहा है? इस दिशा में सोचने के पहले हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम पद्धति के अनुसार चलना है कि रोगी को जो आवश्यकता है उसके अनुसार चलना है। आखिर पद्धति किसके लिए है? व्यक्ति जो रोगी हो गया उसके उपचार के लिए है। लेकिन उस व्यक्ति को वो चाहिए क्या, या चाहिए तो उसके रीच में है क्या? हर चिकित्सा पद्धति एक सिस्टम, उसका अपने सिद्धांत उस पर काम करती है। हर एक की कुछ विशेषताएं, कुछ सीमाएं हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है। और इसलिए सभी चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं का उपयोग किया जाए, और रोगी को क्या आवश्यकता है, जिसको हम पेशेंट सेंट्रिक बोलते हैं, उसको ध्यान में रखा जाए, तो कम पैसे में, कम समय में अधिक व्यक्तियों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। वास्तव में यही आज की आवश्यकता है। संघ के विविध संगठनों को भी शताब्दी वर्ष में कुछ न कुछ दायित्व दिया गया है, तो आरोग्य भारती किस ढंग से कार्य करेगा इस 100वें वर्ष में? कुछ आपने रणनीति तय की होगी। वास्तव में हर एक को काम नहीं दिया है, शताब्दी तो संघ की है, 100 वर्ष संघ के पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए संघ के बैनर के अंतर्गत सारे कार्यक्रम आगे होने वाले हैं, और वो होंगे भी। चूंकि सभी संगठन संघ विचार की प्रेरणा से चलते हैं, तो इसलिए उन सबका सहज रीति में सहभाग होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सबका सहभाग होगा ये आवश्यक नहीं है। जो स्वयंसेवक नेचर के, उनका सहभाग होगा। इसी में कुछ विषय ऐसे हैं जो हर संगठन से जुड़े हुए हैं। जैसे पंच परिवर्तन का विषय आया। अब पंच परिवर्तन का विषय स्वदेशी भाव, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, ये आरोग्य भारती से जुड़ते हैं। तो हम उस दिशा में अधिक काम करेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा। नागरिक कर्तव्य सामाजिक समृद्धि सभी के लिए चाहिए, तो हम बता सकते हैं हर एक को। तो हम चाहे संघ में रहें, चाहे विविध क्षेत्र में रहें, हर एक ने उन व्यवस्थाओं का पालन किया, तो प्रत्यक्ष कहिए या परोक्ष कहिए, उसमें योगदान होने ही वाला है। अशोक जी, हमारे दर्शकों को जो है कोई आपका संदेश जो आप चाहते हो कि आरोग्य भारती जो कार्य कर रहा है, और ख़ासतौर पे वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम को लेकर आपने कार्य किया, और परंपरागत चिकित्सा को जीवित रखने का आप लोगों ने प्रयास किया, तो कुछ संदेश यदि आप देना चाहते हो?
अभी जीवन शैली जनित रोग ये 83% तक बढ़ गए हैं। जैसा इनका नाम है, जीवन शैली जनित रोग, अर्थात अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को थोड़ा व्यवस्थित कर ले तो स्वस्थ रह सकता है। आज के समय में रोगी की चिकित्सा ये एक पहलू है, वो होना चाहिए, लेकिन रोगी न बने उसके लिए स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े विषय का अगर हर व्यक्ति पालन करेगा तो वह स्वस्थ रहेगा और रोगी नहीं बनेगा, रोगियों की संख्या कम होगी। तो मात्र छोटे से उपक्रम से हर व्यक्ति अपने को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। सेवा से बड़ा बोलते हैं कि कोई धर्म नहीं होता और समर्पण से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। अशोक जी, आपने अपना पूरा जीवन सेवा और समर्पण के साथ संघ को दिया हुआ है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।